नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है लीडरशिप अनफिल्टर्ड विथ रंजीत तिवारी में। दोस्तों, आज हमारे साथ एक ऐसे लीडर हैं जिनको मैं लगभग 2 दशक से भी ज़्यादा टाइम से जानता हूं मैं, और अपनी लाइफ में खुद भी फॉलो करता हूं। मैं उनके लिए एक वर्ड आपको बोलूँगा कि अनुशासन ही जिनकी ताकत है, कर्म ही उनकी पहचान, दिल में श्रद्धा, काम में उत्कृष्टता, यही है उनकी शान। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ पैनासोनिक के डायरेक्टर एंड CHRO आदर्श मिश्रा सर की। सर अपने अनुशासित कार्यशैली, समय की पाबंदी और अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए काफ़ी दुनिया से अलग जाने जाते हैं, इसीलिए इनका HR जगत में इतना बड़ा कद और लोग इनको जानते हैं। सर एक अनुभवी और एक सम्मानित HR लीडर है। अपने अनुशासित कार्यशैली, समय की पाबंदी और अपने कार्य को बेहतरीन तरीके से जानने करने के लिए जाने जाते हैं। स्पष्ट सोच, मजबूत नेतृत्व और अपनी जिम्मेदारियों को एक अलग लेवल पर जाकर निभाते हैं, यही सर की विशेषता है। अपने काम के साथ साथ सर आध्यात्मिक मूल्यों में भी बहुत विश्वास रखते हैं, जिससे उनकी पर्सनल लाइफ में संतुलन, सकारात्मकता और इनको प्रभावशाली बनाता है। तो चलिए हम आप लोगों को मिलाते हैं आदर्श मिश्रा सर से, जिनसे हम लोग बहुत कुछ सीखेंगे कि कल्चर क्या है, ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम करती है। एक एक करके जितने भी पॉइंट्स हैं वो सब कुछ मैं सर से 1 बाय 1 करके पूछूंगा, जो आने वाली पीढ़ी और जितने भी HR प्रोफेशनल हैं उन सभी लोगों के लिए काम आने वाला है। सर नमस्कार। नमस्कार रंजीत। सबसे तो पहले मैं आपको आज हम 77th रिपब्लिक डे मना रहे हैं देश की, उसके लिए बधाई देता हूं। और आपको इस पॉडकास्ट के लिए बधाई देता हूं, क्योंकि हम कभी काफ़ी समय से इस पॉडकास्ट को करने की प्लानिंग कर रहे थे, सोच रहे थे। अनफॉर्चुनेटली ज़रा समय लग गया, बट बेटर लेट देन नेवर। और इनफैक्ट मैं कॉम्प्लीमेंट देना चाहूँगा आपके इस एफर्ट को, क्योंकि मैंने सारे पॉडकास्ट देखे हैं आपके, और जिस सरलता से आप अकॉम्प्लिश्ड लीडर्स को आप इस प्लेटफॉर्म के जरिए उनकी कार्य कि जो जो उन्होंने काम किया है अपने करियर में, उसको आप लोगों तक पहुंचा रहे हो, बहुत ही सराहनीय है। और एफर्ट जारी रखिएगा। और मुझे इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। सर मैं आज की सिनारियो में आऊँ उससे पहले मैं आपके जर्नी के बारे में कुछ जानना चाहूँगा कि आपने HR को ही क्यों चुना, आप HR के फील्ड में क्यों आए। दूसरा, आपने अगर HR में आए तो आप किस तरह के नेतृत्व को सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं, सराहते हैं। इसी में एक लाइन और है कि आप अभी तक की जर्नी में आपने क्या सबक लिया आपने, और आपके जो मेंटर, गुरु या जो लोग रहे हैं उनके बारे में भी थोड़ा बहुत आप बताएं। तो रंजीत, HR मेरा एक नेचुरल चॉइस नहीं था, और HR हैपेंड बाय चांस। मेरा बचपन टाटा स्टील के माइंस में बीता। मेरे फादर एक माइनिंग इंजीनियर थे, उन्होंने अपने BHU से अपनी माइनिंग इंजीनियरिंग कंप्लीट की। इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद से पढ़ने के बाद में वो वहाँ एम्प्लॉयड थे। और जब मैं ग्रो हो रहा था तो मेरे को बहुत मौका मिला उनके बड़े सारे लीडर्स को देखने का। उनके ज़रिए मैंने देखा रूसी मोदी, उस समय टाटा स्टील के MD हुआ करते थे, मिस्टर JJ ईरानी, रतन टाटा, वे हमारे क्लब में आते थे। उनको देख करके मैं बड़ा इंस्पिरेशन मिलती थी, उनकी स्टोरीज सुनता था। मेरे फादर अपने कोलिग्स के बीच में उनकी स्टोरीज करते थे। और उस समय HR नहीं हुआ करता था, पर्सनल फंक्शंस होता था। HR इवॉल्व हो रहा था। HR की इवोल्यूशन अर्ली 90s में हुई, उससे पहले पर्सनल ऑफिस होता था। तो टाटा स्टील बल्क में मैनेजमेंट ट्रेनीज और GTs हायर करते थे हर साल। और हम छोटे थे, अपने 10th-12th में रहा होऊंगा मैं, तो कुछ मैनेजमेंट ट्रेनीज थे, उनसे मैं बड़ी इंस्पिरेशन मिलती थी। बड़े सारे एक्टिविटीज़ होते थे हमारा। इवन स्पेशली संडेज बहुत ही इंगेजिंग होता था। सुबह 4 o'clock 4:30 उठ कर हम बचेंद्री पाल के साथ ट्रैकिंग जाते थे।
ट्रैकिंग करके आने के बाद में लियो क्लब के थ्रू ट्राइबल्स को दवाई और कपड़े बांटने हम जाते थे गांव में। फिर आकर दोपहर को रेस्ट करके फिर राइफल क्लब में शूटिंग करते थे। शाम को फिर बैडमिंटन, लॉन टेनिस, कुछ भी, और या स्विमिंग, कुछ भी होता था। और वहाँ बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती थी। फिर मैंने जूनियर्स, सब जूनियर्स, फिर जूनियर्स, मैंने इंटर स्टेट बैडमिंटन में मेरा सिलेक्शन हुआ, वहाँ पर मैंने खेला। कुछ साल खेलने के बाद में क्रिकेट भी मैंने पिक किया, क्रिकेट भी मैंने ए डिवीज़न तक खेला। तो इस सारे दौरान मेरी मुलाकात बहुत सारे पर्सनल ऑफिस के लोगों से हुई और मैं बड़ा इंस्पायर होता था उनसे, उनके काम को देख करके। टाउनशिप का सारा काम वो करते थे, हॉस्पिटल का काम करते थे, रूरल डेवलपमेंट का काम करते थे, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट। उसके अलावा जब भी मेरे फादर अपनी ट्रेनिंग प्रोग्राम से जाते थे और लौट के आते थे तो बड़े सारे मॉड्यूल्स, बुक्स, बड़े सारे डॉक्यूमेंट्स मिलते थे। मैं उनको देखता था। TMDC का होता, टाटा मैनेजमेंट डेवलपमेंट सेंटर, उनकी एक बॉडी है जो कि ट्रेनिंग सेंटर है जहाँ पर उनकी ट्रेनिंग होती। तो मैं देखता था और वहाँ से इंस्पिरेशन मिला, एक इंटरेस्ट जागा और धीरे धीरे करते 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 फिर मैंने। तो आपके HR जगत में टाटा स्टील का बहुत बड़ा रोल है। हाँ, नो डाउट, बहुत बड़ा रोल वहाँ है। के लीडर और आपके फादर आपके लिए सबसे ज़्यादा मेंटर के तौर पर या एक टीचर के तौर पर या शिक्षक जो भी कह ले, वो आपको हमेशा गाइड करते रहे उस चीज़ के लिए। धीरे धीरे उनको देखकर आप बढ़ते रहे, मतलब अर्ली एज से। आप कह सकते हैं रंजीत, क्योंकि हर एक पेरेंट का इच्छा होता है कि उनका बच्चा उनके फुटस्टेप्स को फॉलो करे। मेरे फादर, जैसे मैंने बताया, एक माइनिंग इंजीनियर थे। सोचते होंगे बट उन्होंने कभी इम्पोज नहीं किया। न ही जब मैंने जब बताया कि मैं पर्सनल मैनेजमेंट करना चाहता हूँ तो उन्होंने मेरे को इंस्पायर ही किया और मेरे को काफ़ी सपोर्ट किया। कभी उन्होंने मना नहीं किया कि ये प्रोफेशन सही है, गलत है, कुछ भी है। तो मैं आता हूँ आपके रियल क्वेश्चन पर जो कि आपके प्रोफेशन से रिलेटेड है। आपने बहुत सारी अलग अलग तरह की कंपनियों में आपने काम किया हुआ है। ऐसी कौन सी चीज़ थी या कौन ऐसी चीज़ थी जो कभी नहीं चेंज हुआ, वो हमेशा आपके साथ चलता रहा? बदलते बिजनेस परिवेश में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है कि आपका लोगों पे भरोसा। किस तरह से आप लोगों को डिफ़िकल्ट टाइम पे सपोर्ट करते हो, किस तरह से उनका मार्गदर्शन करते हो और किस तरीके से आप उनको मोटिवेटेड रखते हो। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है पॉजिटिविटी और किस तरीके से आप टीम को आगे लेकर आप चलते हैं। हाँ जी, तो आप जहाँ भी रहे, हमें जो समझ में आया कि जहाँ भी आप रहे, सबसे पहले किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के जो लोग होते हैं उनकी सबसे बड़ी ताकत वहाँ के लोग ही होते हैं, मतलब पीपल होता है। तो आप उनको एक लेवल तक खड़ा किया, आपने उनको ट्रस्ट दिया, उनको मौका दिया और वो लोग आगे बढ़कर आपके साथ कंधे से कंधे मिलाकर काम करते रहे। सर, अगर मैं इसी चीज़ को फिर आगे, मैं एक सवाल इसमें जोड़ रहा हूँ जो मैं आगे पूछ रहा हूँ आपसे कि क्या आपने जब HR को अपना प्रोफेशन बनाया तो क्या आपने सोचा था कि आप इतने बड़े स्तर पर जाकर आप इतने बड़े संगठन के लिए आप कल्चर का आकार देंगे? और इसमें एक चीज़ और है कि जब आपने कैरियर की शुरुआती दौर से लेकर और वाइब्रेंट पैनासोनिक तक जो आपने माहौल सेट किया, जो आपने किया, वो कल्चर आपने ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर कैसे विकसित किया अपने ऊपर? रंजीत, मैंने बहुत पहले एक कोट पढ़ा था। पीटर ड्रकर, एक बहुत ही पॉपुलर थॉट लीडर थे। उन्होंने कहा था, कल्चर ईट्स स्ट्रैटेजी फॉर ब्रेकफास्ट। इसका मतलब ये है कि आपकी स्ट्रैटेजी कितनी भी अच्छी हो, अगर कल्चर आपका सही नहीं है तो आप उसको एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। और ये फैक्ट है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन कल्चर के लिए, कल्चर की डिफरेंट मीनिंग्स होती है। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में लोग उसको अलग तरीके से देखते हैं। बट अगर एक सिंपल मीनिंग और कल्चर की अगर हम समझने की कोशिश करें तो एक कॉमन हैबिट्स है, बिहेवियर है और वैल्यूज़ होती हैं। तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में पैनासोनिक की अगर मैं बात करूं तो पैनासोनिक के अंदर में हम लोग मल्टीपल बिजनेसेस में हैं, मल्टीपल एंटिटीज़ हैं और अनेक
कंपनियों से लोग हमारे यहाँ हायर होते हैं और अलग अलग कल्चर से लोग आते हैं। जब मैंने डिसाइड किया था पैनासोनिक को ज्वाइन करने का, उस समय मैं बड़ा इम्प्रेस हुआ था। मेरे सीईओ और प्रेसिडेंट ऑफ सीईओ मिस्टर मनीष शर्मा थे, उनके एक स्टेटमेंट से कि वी वांट टू हायर समबडी हु कैन हेल्प अस टू enhance the culture of our company, because we are hiring people from many sectors in B2B, B2C, B2G, R&D, मैन्युफैक्चरिंग। तो हमें ऐसा एक इंडिविजुअल की ज़रूरत है जो हमें हमारी मदद कर सके। So he did not talk much about HR, but HR is something which you can do. You have so much of experience, you can do, but we want somebody. And then we decided to work together. और LG में मेरा करीब 13 साल हो चुका था। एवरीथिंग वाज डूइंग फाइन। जो मुझे एग्जीक्यूट करना था सब कुछ अकम्प्लिश कर चुका था। तो मैंने एक प्लंज लिया, एक डिसाइड किया और फिर मैंने रीड किया। जो एग्जिस्टिंग लोग थे मैंने उनकी स्पॉट इंटरव्यूज़ की। जो लोग पैनासोनिक को छोड़ के जा चुके थे, मैंने कुछ उन लोगों से बातें की कि भाई उनका जाने का रीज़न क्या रहा। फिर मैंने हमारे फाउंडर कोनोसुके मात्सुशिता की बुक पढ़ी, जिन्होंने 1918 में इस कंपनी को चालू किया था और बहुत ही छोटे स्तर पे उन्होंने शुरू की थी। फिर हमारी एक फ़िलॉसफी उनकी है, बेसिक बिजनेस फ़िलॉसफी, जिसमें हमारे 8 वैल्यूज़ हैं, उसको पढ़ा। उस समय हमारी होती थी पैनासोनिक ग्लोबल कॉम्पिटेंसीज, उसको मैंने रीड किया। करीब 1-1.5 महीने अध्ययन करने के बाद में मैंने एक टीम की फिर मैंने अपनी फीडबैक ली। एक मैंने स्टोरी बनाई, टीम को शेयर की, टीम से मैंने एक फीडबैक ली, कुछ एग्जिस्टिंग लीडर से मैंने फीडबैक ली और एक फ्रेमवर्क हमने तैयार किया, वाइब्रेंट पैनासोनिक। एक मिथ है, लोग समझते हैं कि कल्चर सिर्फ एक डिवीज़न, एक फंक्शन, एक डिपार्टमेंट का काम है, बट मेरा मानना है कि ईच एंड एवरी पर्सन, from a doorman till a chairman, everybody is responsible for contributing in a progressive and positive culture of organization. फिर हमने एक कॉन्सेप्ट बनाया कि एक HR सिर्फ ड्राइव नहीं करेगा, लेट अस मेक एवरीबडी अ पार्ट ऑफ दिस जर्नी, बिकॉज पैनासोनिक के बड़े एक्सपेंसिव और बड़े प्लान्स थे उस समय। फिर हमने एक कॉन्सेप्ट हम ले आए कल्चर इनोवेटर्स और कल्चर ड्राइवर्स का, और HR ऑफ कोर्स वाज देयर टू सेट द गाइडलाइंस। और हर डिपार्टमेंट में हमारे कल्चर एम्बेसडर थे, बड़े सारी एक्टिविटीज़ होती थी, और ईच एंड एवरी एम्प्लॉय, चाहे वो जूनियर से जूनियर एम्प्लॉय टिल द टॉप मोस्ट पर्सन ऑफ द डिपार्टमेंट कॉन्ट्रीब्यूटेड इन अ बिग वे। फिर हमने फिलॉसफी बनाई कि इंगेजमेंट, वेलबींग और हैप्पीनेस, 3 क्वेश्चन पे हम काम करेंगे। अल्टीमेटली हम एंगेजमेंट और वेलबींग पे काम करेंगे और उसका आउटकम होगा एक वेलबींग, हेल्दी एटमॉस्फेयर इन द कंपनी। हमने 10 साल का हमने एक प्लान बनाया, उसके अंदर में हमने एक स्ट्रैटेजी बनाई और उसको हमने सभी को इंक्लूड किया उस स्ट्रैटेजी को ड्राइव करने में, और हमने एफर्ट लगाना शुरू किया। और हमारे एम्प्लॉय ओपिनियन सर्वे जो ग्लोबल हमारा कॉन्फ्री है करता हमारे लिए, 2014 में हमारा स्कोर इंगेजमेंट और इनेबलमेंट के पैमाने पे अराउंड 78-79 हुआ करता था। कॉन्टिन्यूस एफर्ट के बाद में लास्ट 7-8 ईयर्स से हम लोग ग्लोबल टॉप रैंक करते हैं, मोर देन 85 to 87 इंगेजमेंट और इनेबलमेंट के पैरामीटर्स पे। तो ये सब, उसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, और इन सब वजहों से हमारा जो अट्रिशन था, एम्प्लॉय रिटेंशन बढ़ा। तो इसका इम्पैक्ट हमारे एम्प्लॉय मोरल पे पड़ा, एक पॉजिटिविटी का इन्वायरमेंट क्रिएट हुआ और रिटेंशन बढ़ा हमारा। और कल्चर, क्योंकि सभी लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई
तो हमें काफ़ी मदद मिला है इससे अपने एजेंडा को ड्राइव करने के तो लिए। जो आपने वाइब्रेंट पैनासोनिक बनाया है, उसमें टॉप टू बॉटम सभी लोगों को आपने इंगेज किया और सारा जो कल्चर हैप्पीनेस सारे जितने भी सिस्टम जो थे उसको आपने चुस्त दुरुस्त किया, जिससे लोग भी वहाँ पॉजिटिविटी होने के कारण लोग भी इधर उधर मूव करना छोड़ दिए और काफ़ी कंपनी धीरे धीरे ग्रो करना चालू की उसमें, जब आपके जाने के बाद से जो वहाँ पर हुआ। हाँ, इस एरिया में कुछ काम तो हो रहे थे, बट थोड़ा मैंने एफर्ट लगा के थोड़ा उसको स्ट्रक्चर्ड किया, उसको एक नया पैकेज किया, नए एलिमेंट्स जोड़े और हमारी ब्रांचेस भी ग्रो हो रही थी, क्योंकि हमारा प्रेजेंस कॉर्पोरेट ऑफिस तो है, हमारे जो बिजनेस मॉडल है हमारे ऑल ओवर इंडिया हमारे ब्रांचेस हैं, वहाँ के लोगों को हम साथ जोड़े, सेल्स के लोग हैं, सर्विस के लोग हैं, बैक एंड ऑफिस के लोग हैं, फिनेंस के लोग हैं, वो फील्ड में भी हैं हमारे, उनको भी जोड़ा, उनको भी पार्ट बनाया, सेंस ऑफ ओनरशिप ले आए। जब सेंस ऑफ ओनरशिप आती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, आप लोगों को इंक्लूड करते हो, यहाँ तक कि जब हम एचआर पॉलिसीज़ बनाते हैं तो हमारा एचआर पॉलिसी रोड शो होता है, उसके अंदर में लोगों का हम डिस्प्ले करते हैं सारी पॉलिसीज़, उस पॉलिसीज़ के अंदर में लोग कंट्रीब्यूट करते हैं आगे आकर के। मैं ये नहीं कहता कि सारा पॉलिसी हम एज इट इज़ इनकलकेट करते हैं, हम स्टडी करते हैं, बट सभी लोगों का उसमें व्यूज़ होता है। उसी तरीके से कल्चर में भी हम लोगों ने टॉप टू बॉटम हर लोगों को जोड़ने की कोशिश की, एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट करने की कोशिश की, और स्पेशली इसका इम्पैक्ट हमें देखने को मिला, मेजर करने को मिला ड्यूरिंग कोविड। 2020 से लेकर के 2022 लेट 22 तक 2 साल, जब हमारे कल्चर इनोवेटर्स जो जिस तरीके से लोगों ने काम किया, जिस तरीके से लोग कनेक्ट हुए, एक दूसरों को मदद किया, दैट वाज ट्रेमेंडस। तो हम लोगों ने कुछ ग्राउंड वर्क की हुई थी, हमें पता नहीं था कि पैंडेमिक आने वाला है, बट सिंस वी वर ऑलरेडी डूइंग दैट वर्क, तो कहीं ना कहीं उन चीज़ों का इम्पैक्ट इफेक्ट हमें दिखा। सर, आप अपनी कंपनी को लीड करते हैं और आप सीनियर एचआर लीडर हैं अपनी कंपनी की तरफ से, तो हर जगह डीईआई की बात होती है। आप डीईआई को कैसे देखते हैं और पैनासोनिक डीआई के ऊपर कैसे काम करती है? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। डाइवर्सिटी, इक्वालिटी और इंक्लूजन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, स्पेशली हमारे बिजनेस के तो है, हर बिजनेस के लिए इम्पॉर्टेंट है, बट हमारे बिजनेस के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हमारी कंपनी का एवरेज एज 29 ईयर्स है। जब हम डाइवर्सिटी की बात करते हैं तो एक जनरल धारणा होती है लोगों को, डाइवर्सिटी जब बात करते हैं तो लोग मेल और फीमेल में ही इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, बट इट इज़ नॉट लाइक दैट। डाइवर्सिटी होता है जब आप डाइवर्स बैकग्राउंड के लोग एक टेबल पे आते हैं, अपने थॉट्स को रखते हैं, बेटर प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, ओनरशिप बढ़ती है। जब लोगों को आप इक्वली ट्रीट करते हो, लोगों को जब इंक्लूड करते हो डिसीजन मेकिंग में, तो लोगों के से बढ़ जाता है उस बिजनेस में या उस किसी भी प्रोजेक्ट में। अगर आप कोई भी काम करो तो डीआई एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एलिमेंट है, और आजकल डीआई की बात बहुत हो रही है, लेकिन मैं बड़ा फॉर्चुनेट रहा हूँ कि जब मैंने अपने करियर शुरू की थी उस समय हम डीआई तो नहीं कहते थे, बट चूँकि हमारी कंपनी अलग अलग बिजनेस में थी, हम स्टील भी बनाते थे, पावर भी बनाते थे, स्टील आयरन ओर भी की माइंस थी, कोल की भी माइंस थी। डाइवर्स बैकग्राउंड के लोग चाहिए होते थे, डाइवर्स कल्चर से हम लोगों को हायर करते थे। वहाँ पर मैंने सीखी डाइवर्सिटी की पहली लेसन। फिर जब मैं एलजी में आया, एलजी के अंदर भी डाइवर्स प्रोडक्ट्स थे, आर&डी के भी लोग थे, सेल्स के भी लोग थे, प्रोडक्ट के भी लोग थे, एचआर, फिनेंस, अकाउंट्स, हर तरह के लोग थे। उस बैकग्राउंड के लोगों को एक साथ लेके आना, एक मिशन के लिए काम करना एक चैलेंज होता था। तो उसके लिए मैनेजमेंट की एक्सेप्टेंस, मैनेजमेंट की प्रैक्टिसेस बड़ी कारगर काम आई उस समय। तो डीआई एक बहुत इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को इस पे एफर्ट लगाना चाहिए और इसको इनकरेज करना चाहिए।
मैं एक बहुत बड़ा प्रमोटर हूँ DI का। आपने देश के कुछ सबसे सम्मानित विशेषज्ञों के साथ मिलकर आपने एक एडवाइजरी काउंसिल बनाई, और ताकि देश के जितने भी लीडर्स हैं वो उनको देखें, समझें और अपने लीडरशिप क्वालिटी को इम्प्रूव करें। दूसरा इसमें ये है कि जो संगठन जो है एक्सटर्नल विजडम को सबसे कम कहाँ आंक रहे हैं। इसमें दो चीज़ें हैं। पहला मैंने जो पूछा कि आपने एक एडवाइजरी काउंसिल बनाई ताकि लीडर्स जो है उसको देखें और उसको देखकर आगे बढ़े, ये मन में आपका ख्याल कैसे आया। दूसरा है कि जो संगठन है वो एक्सटर्नल विजडम के महत्व को सबसे कम कहाँ आंक रहे हैं। एडवाइजरी काउंसिल का थॉट मेरा नहीं था। मेरे उस समय की HR हेड डॉक्टर वर्मा हुआ करते थे LG में। तो उन्होंने एक दिन मुझे बुलाया और कहा कि वो ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट सोच रहे हैं कि इंडिया के टॉप माइंड्स आ करके हमारे लोगों के साथ इंगेज करें, हमारे लोग भी उनसे इंगेज करें, कुछ सीखें। फिर उन्होंने मुझे कुछ टास्क दिया। मैं और मेरे कोलीग हमने मिल करके कुछ प्रपोजल दिया। तो उन्होंने पहले तो नकार दिया, बोले नहीं नहीं आप और भी ऊपर जाइए। और ये उनसे सीखने को मिलता था। वो जल्दी सेटिस्फाई नहीं होते थे, हमेशा चैलेंज करते थे और वो बताते नहीं उनको चाहिए क्या। वो सिर्फ कहते नहीं और करके दोबारा करके आइए और आप प्रपोजल बड़ा बनाइए। अंत में जब हमने इस कॉन्सेप्ट को फाइनल किया तो हमारे पास एलेक पदमसी हमारे एक एडवाइज़र थे, एडवाइजरी काउंसिल के मेंबर थे, जिन्होंने जिन्ना फिल्म में, गांधी फिल्म में जिन्ना की रोल की थी। अब वो नहीं रहे। गुरुचरण दास PNG के CEO हुआ करते थे। विवेक देबरॉय, कुछ समय पहले उनका देहांत हुआ पिछले साल, प्राइम मिनिस्टर्स के एडवाइजरी काउंसिल में थे। सुमन बेरी वो अभी भी हैं। किरण बेदी, ऐसे अनेक अकॉम्प्लिश लीडर्स। IIT दिल्ली के कुछ प्रोफेसर्स, संजीव अग्रवाल थे। IIT मुंबई के प्रोफेसर मिलिंद आत्रे थे, जिन लोगों ने हमको अलग अलग एरियाज़ में हमारे लोगों को उन्होंने सपोर्ट किया। और हमने उस समय छोटी छोटी टीम बनाई। मार्केटिंग एंड ब्रांड की टीम 4-5 लोगों की टीम थी जो इंगेज करती थी हमेशा मिस्टर एलेक पदमसी से और मिस्टर गुरचंद दास से। CSR की टीम इंगेज करती थी किरण बेदी मैडम से। नॉइज़ एंड वाइब्रेशन के लिए जो टीम थी वो कनेक्ट करती थी IIT दिल्ली और IIT मुंबई के प्रोफेसर्स के साथ। कंज्यूमर इनसाइट के लिए हमारे पास स्पेशलिस्ट थे। इस तरीके से हमारे पास पूल में इकोनॉमिक्स के लिए सुमन बेरी और मिस्टर विवेक देबरॉय थे। तो इस तरह से हमारे पास 7-8 हमारे पास एक्सपर्ट्स थे जो कि इंडिया के टॉप ब्रेन थे उस समय। उनको हम इनवाइट करते थे। फुल ब्लोन हमारी मीटिंग होती थी दिल्ली के किसी होटल में। वहाँ पर हम अपनी कंपनी की स्ट्रैटेजी शेयर करते थे, कंपनी का परफॉर्मेंस शेयर करते थे और हमारे जो टीम हमने अटैच की हुई थी वो अपने प्रेजेंटेशन देते थे। तो वो एक 2-वे लर्निंग प्रोसेस था उनके लिए भी और हमारे लिए भी। आपके लिए ज़्यादा कठिन क्या है, लोगों की अपेक्षाओं को पूरा करना, लोगों को मैनेज करना या बदलाव को मैनेज करना? आपके लिए तीनों में से सबसे ज़्यादा कठिन क्या है? तो मैं समझता हूँ कि सबसे मुश्किल काम है लोगों को उनके कंफर्ट जोन से निकालना बिकॉज ऑफ फियर और इनसिक्योरिटीज़, बिकॉज ऑफ मिसट्रस्ट। तो एक एरिया है जहाँ पर कई बार हमें स्ट्रगल करना पड़ता है। तो आप बदलाव को सबसे ज़्यादा कठिन मानते हैं? जी हाँ। बाकी आप उपेक्षाएं जो लोगों की है और लोगों को, खुद के लोगों को मैनेज करना आपके लिए उतना डिफिकल्ट नहीं जितना कि आपको बदलाव को मैनेज करना है। संजीव देखिए, एक्सपेक्टेशन एक ऐसा चीज़ है, ये आप कम्युनिकेशन से इसको आप रिमूव कर सकते हो, हटा सकते हो। आप अगर रेगुलरली कम्युनिकेट कर रहे हो
अलग अलग फोरम्स हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं, और आप हमेशा अवेलेबल हो लोगों के लिए, तो एक्सपेक्टेशन सेटिंग जो है आप कर सकते हो, वो मैनेज हो सकता है संवाद के थ्रू, क्लियर डायलॉग के थ्रू, ओपननेस के थ्रू। जो हमेशा मैं कहता हूँ कि ओपननेस, ट्रांसपेरेंसी एंड फेयरनेस, ये 3 एलिमेंट हैं जो कि मेरे हमेशा से गाइडिंग प्रिंसिपल रहे हैं। आपने पहला क्वेश्चन पूछा था, उस समय मैंने नहीं मैं मिस कर गया, बट ये 3 मेरे प्रिंसिपल्स हैं जो कि मैं कोशिश करता हूँ कि मैं इस पे चलूँ। आपकी जर्नी की ऐसी कौन सी छोटी सी आदत है जिसने साइलेंट तौर पर बहुत ज़्यादा फर्क डाला हो? है तो बहुत सारी, बट टाइम मैनेजमेंट या रिस्पेक्ट फॉर टाइम को मैं बहुत ज़्यादा महत्व देता हूँ, टाइम आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा। और मैं फॉलो अप कल्चर में बिलीव नहीं करता। न मैं चाहता हूँ कि मेरे सीनियर्स मुझसे फॉलो अप करें या मैं अपने कोलीग से फॉलो अप करूँ। ऑन टाइम रहूं ताकि किसी को कहने का मौका ना देना पड़े। ये डिसाइड करता है ओनरशिप पे। फॉलो अप है मतलब ओनरशिप नहीं है। जब आप प्लांट विजिट करते हैं तो फर्स्ट ही नज़र में आप कैसे पहचानते हैं कि इस ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर जो है वो काफ़ी अच्छा है? बहुत इजी है। मैं कोशिश करता हूँ कि एक एम्प्लॉय अपने सुपरवाइज़र से कितना ओपनली अपने मुद्दों को रख पा रहा है, कितना ओपनली कम्युनिकेट कर पा रहा है, कितना फियरलेसली अपने सजेशंस को दे पा रहा है। इससे आपको उस लोकेशन का, उस एटमॉस्फेयर का आंकलन हो जाता है। मतलब वहाँ पर आप ये देखते हैं कि सब लोग बिना डरे, बिना किसी चीज़ के, वो लोग वहाँ पर फेयरलेस तरीके से एक दूसरे से कम्युनिकेट करते जी है। हैं। वो जाते समय ही आपको सबसे पहले पता चल जाता है। जब आप पीपल स्ट्रेटजी की बात सुनते हैं, जैसे ही मन में पीपल स्ट्रेटजी आता है तो आपके मन में वो कौन सा शब्द है जो पीपल स्ट्रेटजी को लेकर मन में तुरंत आ जाती है? स्ट्रैटेजी की शुरुआत होती है एम्पावरमेंट और ओनरशिप से। आप कुछ भी आप स्ट्रैटेजी बना लो, अगर आपके लोग एम्पावर्ड फील ना करें और ओनरशिप ना लें, एग्जीक्यूशन आप नहीं कर पाओगे। और अगर आप कर भी लिए एग्जीक्यूशन, उसमें वो क्वालिटी नहीं आएगी। तो कथनी और करनी में पूरी तरह से दिखनी चाहिए, दोनों चीज़ें समानांतर हो। हाँ, जैसे कि मैंने कहा कि किसी भी स्ट्रैटेजी के लिए सबसे बड़ा पिलर होता है कि उस स्ट्रैटेजी को ड्राइव करने के लिए जो लोग हैं उनके अंदर में इच्छा है कि नहीं, वो ओनरशिप है कि नहीं। और ओनरशिप तभी होगा जब वो एम्पावर्ड फील करेंगे, उसका पार्ट बन जाएंगे उस स्ट्रैटेजी का, तभी। एम्पावर्ड होना जरूरी है लोगों हाँ, को। जैसे क्रिकेट की टीम में अगर आपको मैच जीतना है तो चाहे वो बैट्समैन हो, चाहे बॉलर हो, चाहे फील्डर हो, हर आदमी को एक इक्वल एफर्ट लगाना पड़ता है। तो स्ट्रैटेजी होती है टीम की, लेकिन आप एग्जीक्यूट टीम तभी कर पाती है जब सारे डिपार्टमेंट्स एक साथ काम करते हैं। ये तब फुटबॉल में भी देखने को मिलता है सर। फुटबॉल में मैं ज़्यादा, क्रिकेट से ज़्यादा फुटबॉल में मुझे लगता है कि सबकी रोल सबसे ज़्यादा हो जाते हैं, एक एक प्लेयर का उसमें। हाँ, जितने भी टीम गेम्स हैं, टीम गेम के अंदर में हर प्लेयर का एक अलग रोल होता है, और हर प्लेयर अगर अपना बेस्ट दे तो रिजल्ट अच्छा ही होता है। अगर आपको चुनना हो 100% कंप्लायंस और 100% इनोवेशन, आप क्या चूज़ करेंगे? इनोवेशन बहुत ज़रूरी है, बट मेरा चॉइस हमेशा से रहा है नॉन कंप्लायंस हम टॉलरेट नहीं करते हैं, तो 100% कंप्लायंस। कंप्लायंस एंड सेफ्टी, दो चीज़ हमारी ऑर्गेनाइजेशन की भी फिलॉसफी है और मेरा भी बिलीफ है। क्योंकि कंप्लायंस से एक अच्छा वातावरण क्रिएट होता है, एक अच्छा एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है, एक प्रोग्रेसिव और एक पॉजिटिव कंपनी आप क्रिएट कर पाते हो। इनोवेशन फॉलो कर सकता है, इनोवेशन इम्पॉर्टेंट है, बट इनोवेशन से ऊपर आपके मैं लिए कंप्लायंस को compliance ज़्यादा रखूँगा। इम्पोर्टेंट रखता है। आपने कई तरह के सेक्टर में आपने काम किए हुए हैं। स्टील प्लांट की कोई एक सब फ्लोर की सबक जो व्यवहारिक, मतलब जो सीख है, वो आपने पैनासोनिक के बोर्ड रूम में सफलतापूर्वक आपने लागू किया हो, वो कौन सी चीज़?
हाँ, जैसे कि मैंने बताया आपको, स्टील पावर प्लांट में मैंने अपनी जर्नी शुरू की इनिशियल डेज में। वहाँ पर डिसिप्लिन और टाइम मैनेजमेंट दो ऐसे एलिमेंट्स हैं जिसको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते आप। बिकॉज मैन्युफैक्चरिंग के अंदर पावर प्लांट और स्टील में इतने रोबस्ट उनके प्रोसेसेस होते हैं कि जरा से भी गलती हुई वहाँ पर कुछ ना कुछ दुर्घटना हो जाता है। तो वर्क प्रोसेस मैंने सीखा और टाइम मैनेजमेंट मैंने वहाँ सीखा, टाइम की क्या वैल्यू है, और एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस को फॉलो करने का। तो वो सेम चीज़ आपने पैनासोनिक के बोर्ड रूम में भी इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करवाने में आप सफल रहे। देखिए, पैनासोनिक एक जापानीज मल्टीनेशनल कंपनी है जहाँ पर क्वालिटी और प्रोसेसेस को की बहुत अहमियत है, बहुत प्रोग्रेसिव कंपनी है। बट डेफिनेटली जो लर्निंग्स मेरे पास्ट ऑर्गेनाइजेशंस के रहे हैं वो कहीं ना कहीं काम आते हैं। आपने शॉप फ्लोर की बात की, स्टील प्लांट में डिसिप्लिन पैरामाउंट होता है और वहाँ के प्रोसेसेस इतने परफेक्ट होने चाहिए स्टील मेकिंग में या पावर प्लांट में कि आप कहीं पर भी कुछ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, क्योंकि उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है इन टर्म्स ऑफ इवन लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ। तो वो चीज़ हमने वहाँ से पिक किया। उसके अलावा बहुत सारे और भी छोटे छोटे एलिमेंट्स थे जो कि हमने अपने ऑर्गेनाइजेशंस में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की। आपके जीवन के सबसे अच्छे बॉस थे सिर्फ एक गुण के कारण? कोई ऐसा बॉस जिसका गुण आपको काफ़ी अच्छा पसंद आया और उस बॉस को आप बहुत ज़्यादा लाइक करती हो? एक्चुअली मेरे अगर डायरेक्ट रिपोर्टिंग की बात करें तो चूंकि मैंने 3 कंपनी में काम किया है तो डायरेक्ट रिपोर्टीज मेरे सिर्फ 4 ही रहे हैं, और चारों में फॉर्चुनेटली डॉक्टर भाई भी वर्मा सर का नाम लग रहा है कि पहले ना आए गए। नहीं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा। नाम लेकर के किसी को छोटा या किसी को बड़ा नहीं करना चाहता, क्योंकि हर लीडर से कुछ ना कुछ आपको सीखने मिलता है। बट मैं जो ड्राइव होता हूँ एक टॉप लीडरशिप से, वो इम्पैथी, लोगों के लिए एक सोच, काइंडनेस, और हमेशा वो कंफर्ट देना कि तुम करो मैं हूँ, एम्पावर करना, डेलीगेट करना, टफ टाइम में साथ रहना। ये मैं जब से आपको जानता हूँ ये चीज़ मैंने शुरू से आपको देखा है। आपसे जितनी बार भी मैं बात करता हूँ तो ये वर्ड घूम फिर कर आ जाता है कि आप ज़रूर दूसरे को मौका देते हैं कि तुम करो, हम तुम्हारे साथ हैं उस चीज़ के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा क्या हुआ, गलतियाँ होंगी, हम उसको मिलकर सॉल्व करेंगे। तो ये कहीं ना कहीं आपके हर बॉडी लैंग्वेज में, हर बातचीत में मेरे को देखने को मिला हुआ है। शुरू से मैं लगभग 20-22 सालों से देखते हुए चला आ रहा हूँ। तो बॉस का आप नाम नहीं लेंगे, खाली इस चीज़ों से आप इस सवाल का जवाब देंगे सिर्फ? हाँ, जैसे मेरे पहले बॉस थे, मेरे पहले सीईओ थे, वो तो इतने ज़्यादा, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं एचआर में था, लेकिन वो मुझे एचआर के अलावा सारा काम बताते थे। जैसे कि लैंड एक्विजिशन होता था पावर प्लांट के लिए, स्टील मेल्टिंग शॉप के लिए, रोलिंग मिल के लिए, रेल मिल के लिए, सॉरी, ही यूज्ड टू सेंड मी विद द टीम। एचआर के अलावा टरबाइन्स में जब हमारे चाइनीज टरबाइन लग रही थी, उसमें चाइना के इंजीनियर्स आते थे, वहाँ भेजते थे। वेस्ट हीट रिकवरी बॉयलर में कितना प्रेशर है, कितना पावर जनरेट हो रहा है, वो पूछ लेते थे। कितना हमारा आयरन ओर या कोल स्टॉक में है, नहीं है, वो पूछ लेते थे। कितना पावर हम जनरेट कर रहे हैं, वो पूछ लेते थे। तो जब आपका बॉस आपसे क्वेश्चंस पूछ रहा है, इसका मतलब है कि आपको एफर्ट करना है, आपको कोशिश करना है। तो आपको हर फील्ड की नॉलेज होना जरूरी होता था। उसके बाद लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, चाहे वहाँ के कलेक्टर होते थे, कमिश्नर होते थे, वो
उस समय छत्तीसगढ़ बना नहीं था, मध्य प्रदेश में हम थे, मंत्रालय में बहुत सारी इंगेजमेंट्स होती थी, बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस होती थी, तो बड़ा कम्बरसम वो था, लेकिन आज उसका बेनिफिट मुझे मिल रहा है। वही जब मैं इस बोलने पोजीशन जा पे रहा था आपसे। मैं आज हूँ, तो कई बार मैं रिलेट कर लेता हूँ। मीडिया को संभालना पड़ता था उस समय, जब हम पावर प्लांट का एक्सपेंशन पे जा रहे थे, तो आप समझ सकते हैं ज़मीन की जब अधिग्रहण होती है उस समय बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। आपको बहुत क्लोजली लोकल लोगों के साथ काम करना पड़ता है, गवर्नमेंट मशीन के साथ काम करना पड़ता है, बहुत सारी डिफ़िकल्टी आती हैं, तो उसके साथ मीडिया का भी एक्सपोजर मिला। रूरल डेवलपमेंट में बहुत हमने काम किए, और हमारे सीईओ से एक चीज़ मैंने सीखा उस समय जब हम लैंड एक्वायर कर रहे थे, कि कोई भी लैंड हम फोर्सफुली किसी से नहीं लेंगे। थ्रू रूरल डेवलपमेंट हम लोगों ने लोगों का मन जीता, लोगों के लिए बहुत सारे काम किए, लोगों की बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट जनरेट, प्लांट एक्सपेंशन में थी बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट, और बहुत सारे हमने और भी सुविधाएं लोगों को दी। धीरे धीरे कर करके लोगों का जो है ट्रस्ट कॉन्फिडेंस आया, और आज आप देखिए 1000 मेगावाट प्लांट तो चल ही रहा, लेकिन बहुत कैपेसिटी इन्हांसमेंट कर चुका है जिंदल अभी भी वहाँ। आपके सीईओ ने आपको साँचने का काम किया, जो एक कुम्हार जो होता है, जो वो बर्तन बनाता है, तो पहले वो मिट्टी के बर्तन को पूरी तरह से साँचता है, फिर धीरे धीरे वो अपने आकार में आ जाता है। तो उन्होंने शायद वहाँ पर आपको बिल्ड किया, जो आज हम लोगों को देखने को मिल रहा है। आपने डॉक्टर वर्मा के नाम ली, मैं उनका एग्जांपल शेयर करता हूँ। उन्होंने एक बार मुझसे कहा था कि ऑलवेज बी फॉर्चुनेट व्हेन यू हैव अ डिमांडिंग बॉस। आपके करियर का पहला और दूसरा बॉस अगर बहुत डिमांडिंग है, यू शुड फील ब्लेस्ड, क्योंकि अगर आपको लाउजी बॉस मिल गया, देन योर करियर इज गॉन फॉर अ टॉस। तो आपका बॉस अगर बहुत डिमांडिंग होता है, तो मेरे फर्स्ट जॉब में मुझे मिस्टर जीडीएस सोहल जैसा बॉस, मिस्टर नवीन जिंदल जैसा बॉस मिला, जो कि बहुत ही डायनेमिक, बहुत ही एनर्जेटिक, आपको अपनी एनर्जी उनसे मैच करनी पड़ती है। और जब आप सेक्रेटरीट में काम करते हो उनके साथ, आप नहीं कह सकते कि भाई आप तो एचआर प्रोफेशनल हो, आपको नहीं पता। आपको ग्राउंड वर्क आपको करना है। उस ज़माने में मोबाइल फ़ोन्स नहीं होते थे, उसमें पेजर्स और वायरलेस होते थे हमारे हाथ में। पॉल्यूशन जरा भी बढ़ता था प्लांट के अंदर में, और आपके पास कॉल आ जाएगा कि पॉल्यूशन क्यों है, इस चिमनी से धुआं क्यों निकल रहा है ज़्यादा। आपको पता होना चाहिए कि आपका जो बैक फिल्टर्स है वो काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए। तो उस तरीके की ट्रेनिंग एजुकेशन हुई। उसके बाद पैनासोनिक में आया, बड़ा फॉर्चुनेट था, मिस्टर मनीष शर्मा जी के साथ काम करने का मौका मिला। बहुत ही एबल लीडर्स, बहुत ही काइंड हार्टेड, बहुत ही एम्पावरिंग, तो बड़ा फॉर्चुनेट रहा मेरे को। फिर मैंने एलजी में मैंने केआर की के साथ काम की, एम्बिशन के साथ काम की, उनके लीडरशिप में। ऑफ कोर्स में मेरे बॉस उनको रिपोर्ट करते थे, बट उनकी लीडरशिप के अंदर में बहुत सारे हमने एचआर की इनिशिएटिव हमने लॉन्च की। इत्तेफाक से मुझे भी आपके दोनों बॉस से मिलने का मौका मिला, और बहुत कुछ मैंने भी उन लोगों से सीखा हुआ है, मनीष सर से भी और डॉक्टर वायु वर्मा सर से भी। रंजीत, एक्चुअली मैं बताऊं तो मैंने आपसे भी बहुत कुछ सीखा है। मैं आपको 20 साल से जानता हूं। जब आपने शुरू की थी, मेरे ख्याल से 20-22 साल के रहे होंगे आप, जब आपने शुरू की थी अपनी अरण्या वेलनेस की। मैंने हमेशा आपको पॉजिटिव देखा है, हमेशा आपको प्रोग्रेसिव देखा है, हमेशा अवेलेबल देखा है। एंड स्पेशली जो आप काम कर रहे हो अरण्या के थ्रू, इट इज़ माइंड ब्लोइंग। क्योंकि मैंने भी सेवाएं ली हैं आपकी टीम की, और आई हैव ऑल्सो फेल्ड द बेनिफिट ऑफ इट। जो वेलबींग की हम बात कर रहे थे, तो सीखने का तो कोई अंत नहीं है, किसी से भी आप सीख सकते हो। जैसे मैं ऑफ कैमरा बता रहा था आपको, मैं बहुत सारी मूवीज से इंस्पायर होता हूँ। रंग दे बसंती एक मूवी है, लगान एक मूवी है, चक दे इंडिया एक मूवी है, धोनी एक मूवी है। कई पर्सनालिटीज आप इंस्पायर होते हो। मैंने रतन टाटा जी का नाम लिया, मैंने देखा है, उनके बारे में पढ़ा है। कई लोगों से आप मिलते हो, उनसे आप इंस्पायर होते हो। कई लोगों के बारे में आप पढ़ते हो, उनसे आप इंस्पायर होते हो। सर, हर आदमी में ना कुछ पॉजिटिविटी तो होता ही है। वो सीखने वाले पर डिपेंड करता है कि उसको कैसे लेता है और कैसे सीखता है। अगर आप निगेटिव वे में जाएंगे तो हमेशा निगेटिव दिखेगा। अगर किसी में आप देखना चाहें तो हमेशा कुछ ना कुछ एंगल से हर आदमी में कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी होती है। एग्जैक्टली आज के समय में अपने बच्चों से आप इतने सीख रहे हो। मैं अपने मेरे बेटे से बहुत कुछ सीख रहा हूँ, फाइनेंस के एरिया में बहुत कुछ सीख रहा हूँ। मैंने भी आप लोगों को, जब मैं शुरू किया था तो इत्तेफाक से मैंने एलजी से ही अपने अरण्या वेलनेस की शुरुआत की थी।
तो उसमें आप लोगों का सबसे ज़्यादा सपोर्ट रहा था, जो कि आज मैं इतनी बड़ी कंपनी भी चला पा रहा हूँ और उसको खड़ा करने में आप लोगों का बहुत बड़ा रोल है। तो मैं कैमरे पर क्या, वो हमेशा एक दिल से रिस्पेक्ट है जो हमेशा मरते दम तक रहेगा, जब तक शरीर में जान है तब तक है। आपका एफर्ट, आपका एनर्जी एक बहुत ही सकारात्मक का मतलब बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही डेवलपमेंट काम में लगा हुआ है। इसलिए मेरी बेस्ट विशेस आपके साथ हमेशा रहेंगी कि आप ग्रो करो थैंक यू सर। और आप जो काम कर रहे हो आप इसको बढ़ाओ आगे। सर एक छोटी सी, हो सकता है कि निगेटिव भी क्वेश्चन हो, ऐसी कौन सी एचआर पॉलिसी थी जिसको आप हमेशा फॉलो किए, उसको लागू करवाना चाहे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली या तो वो लागू नहीं हो पाई या उसको आप लास्ट स्टेज तक नहीं ले जा पाए? ऐसी बहुत सारी पॉलिसीज़ हैं जो कि हमने सोचा था हमें करना चाहिए, लेकिन रंजीत पता है, जब आप आज एक हो सकता है कि आप समय के डिमांड के कारण आप एक पॉलिसी आप इम्प्लीमेंट करते हो सकता है कि 3-4 साल बाद वो पॉलिसी ऑब्सोलीट हो जाए, बिल्कुल। है ना। तो जैसे मैंने आपको पहले कहा कि जब हम कुछ भी पॉलिसी फ्रेम करते हैं तो मोस्ट ऑफ द पॉलिसीज़ में हम लोग क्या करते हैं कि एक इंक्लूसिव पॉलिसी बनाते हैं जहाँ पर लोगों का व्यूज़ लेते हैं। तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि पॉलिसी फेल हो, क्योंकि जब आप सबका बिल्कुल। थॉट प्रोसेस को इंक्लूड करके जब आप पॉलिसी को एग्जीक्यूट करते हो तो बाय एंड लार्ज आपके पॉलिसीज़ चलती हैं। बट हाँ, समय के साथ में आपको उसको ट्वीक करनी पड़ती हैं। जैसे हमारे ज़माने में हम सोच भी नहीं सकते थे कि रिमोट वर्किंग, हाइब्रिड वर्किंग, वर्क फ्रॉम होम पॉलिसी चलेगी। आज समय का नीड है, आज अवेलेबल सॉल्यूशंस हैं, काम हो सकता है, क्यों नहीं, वाई नॉट। पहले बड़े लोग अप्रीहेंसिव होते थे कि नहीं भाई वर्क फ्रॉम होम कैसे हो सकता है, बट क्यों नहीं सकता। अगर आप काम मेजर करते हो, लोगों को आप एम्पावर करते हो, लोगों को आप ओनरशिप आजकल इतनी देते हो, टेक्नोलॉजी फास्ट हो गई है कि सारी हर तरीके से चीज़ें- कर सकते हो। तो ऐसा कोई पॉलिसी नहीं हुआ। हाँ, कुछ काम हम और करना चाहते थे इन द एरिया ऑफ टैलेंट मैनेजमेंट में, कुछ काम करना चाहते थे। थोड़ा सा डिले हुआ हमारा बिकॉज ऑफ कोविड के समय में हम बहुत एडवांस स्टेज पे चले गए थे। फिर हमारा थोड़ा 1 साल का 1.5 साल का लैग हुआ, बट हमने दोबारा फिर इसको पिक कर लिया है। आप किसी मीटिंग को एक्सेप्ट करना या तुरंत मना करना, आपकी निजी पॉलिसी, जैसे पॉलिसी तो नहीं बोलूँगा, निजी राय क्या होता है? आप किस तरह से इन चीज़ों को मना करते हैं और एक्सेप्ट करते हैं? आपका निजी क्या रहता है उसमें? एक्चुअली बड़ा सिंपल है। किसी भी मीटिंग को एक्सेप्ट करना या ज्वाइन करना, पोलाइटली कई बार मना करना पड़ता है जहां मुझे लगता है कि मैं वहां पर कुछ वैल्यू एडिशन नहीं कर पाऊंगा, या मेरे किसी और कोलिग को मैं एम्पावर कर दूं ताकि मेरे बिहाफ पे वो डिसीजन ले ले और मुझे बता दे। कई बार ट्रेन करने का अपने टीम का ये भी एक तरीका होता है। मैं इसको आंकता हूँ कि भाई अगर बहुत सीनियर लेवल के डेलीगेशन कुछ है जहाँ पर मुझे जाना ही जाना है, या कुछ क्रिटिकल डिसीजन मेकिंग, तो वहाँ मैं जाता हूँ। बट कई मीटिंग्स ऐसे भी होते हैं जहाँ पर मैं अपने टीम्स को, अपने कोलिग्स को एम्पावर करना पसंद टीम भी करता काफ़ी हूँ। मोटिवेटेड हो जाते होंगे इस चीज़ से। हाँ, वो डिसीजन लेते हैं, उनको अच्छा लगता है, उनको मज़ा आता है। वो बोलते होंगे बॉस भी काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं एक तरह से। हाँ, बड़ा सिंपल है। सी, जब मैं जो एक्सपेक्ट करता था, मैं चीज़ों को ऐसा देखता हूँ, जब मैं उनके स्टेज पे था, जब मैं सोचता था भाई मैं एम्पावर्ड हूँ, मेरा बॉस मुझे अलाउ करे, तो मैं कोशिश करता हूँ। अगर आप अटेंडेंस या टाइम मैनेजमेंट से जुड़ा एक पारंपरिक कॉर्पोरेट नियम को अगर तुरंत हटाना हो तो आप क्या हटाना पसंद करेंगे? दोनों ही इम्पॉर्टेंट है, बट मैं अटेंडेंस को हटाना करूँगा। टाइम मैनेजमेंट को मैं हमेशा से इम्पोर्टेंस देता आया हूँ और मैंने हमेशा इनकरेज किया है लोगों को कि लोग ओनरशिप लें। हमें ऐसा नौबत ना आना चाहिए कि लोगों से हम फॉलोअप करें, लोगों की अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो, लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, एक कल्चर, एक एटमॉस्फेयर ऐसा बने कि अटेंडेंस खुद ब खुद ख़त्म हो जाए। आज के परिवेश में एम्प्लॉई हमेशा इंगेज रहता है, मोबाइल फ़ोन पे मेल आते हैं, मैसेज आते हैं। मैं घर से निकलता हूँ, सुबह 8 ऑफिस पहुँचता हूँ, करीब 9:45 बज जाता है। रास्ते में मैं मेल भी देख लेता हूँ, अपने कॉल्स भी अटेंड कर लेता हूँ।
घर जब लौटता हूँ तो जितने भी मेरे मिस कॉल्स होते हैं, 24/7 का वर्क अगर देखा जाए हाँ, तो हो जाता है। मैं 24/7 कॉन्सेप्ट इनकरेज नहीं करता। लोगों को रेस्ट करने का भी एक जरिया होना चाहिए। बट यस, हम लोग एचआर में हैं, कभी भी कोई भी क्राइसिस कभी भी आ सकता है। कभी कोई ट्रैवल कर रहा है, कभी कोई ज़रूरत पड़ जाए, कभी कुछ भी हो सकता है, किसी के घर पे कोई इमरजेंसी आ जाए, मेडिकल सपोर्ट चाहिए फॉर एग्जांपल, तो टीम हमारी अवेलेबल रहती है, हम सब कनेक्टेड रहते हैं, बट किसी के ऊपर प्रेशर नहीं होता। तो अटेंडेंस ठीक है, एक डिसिप्लिन का एक जरिया है। और मैं हमेशा टीम जब मुझे प्रेजेंट करती है तो मैं हमेशा उनको कहता हूँ कि आप अटेंडेंस को मॉनिटर करो जो हैबिचुअल लेट कमर्स हैं। अगर कोई अपने बॉस को, अब रिपोर्टिंग मैनेजर को इन्फॉर्म कर दिया है बिकॉज ऑफ XYZ रीजंस वो नहीं आ सकता, लेट हो रहा है, आपके ऑलमोस्ट सारे टीम मेंबर्स को मैं जानता हूँ और मिलता भी हूँ, तो काफ़ी आपको लेकर काफ़ी सकारात्मक रहते हैं, हमेशा एक पॉजिटिव थॉट के साथ कि हमें कभी भी नहीं लगता है कि हम अपने एक बॉस के साथ काम करें, एक कलीग के साथ काम करते हैं। हर समय थोड़ी बहुत डांट पड़ती है, जिस दिन लग जाता है कि मुझे थोड़ी ज़्यादा हमने डांट दिया है, उनको लगता है कि आज मैंने थोड़ा ज़्यादा डांट दिया है, तो फिर हम लोग को बुलाएंगे, फिर दूसरे तरीके से समझाएंगे। तो मैं आपकी टीम का एक बॉडी लैंग्वेज, बात करने का, सारी चीज़ें वो एक अलग ही दिखता है, जो मैं बहुत पास से देखा हुआ हूँ। तो वो लोग काफ़ी सकारात्मक रहते हैं आपको लेकर। इमिडिएटली तो परेशान होते हैं, कई बार मैं सोचता हूँ कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट हमेशा उनको मैं यही कहता हूँ कि देखो, इंटेंट हमेशा ये रहा है कि तुम डिफ़िकल्टी में ना रहो, तुम लोग अपने आप को स्ट्रेच नहीं, करो। वो आपकी बातों को लेकर कभी बुरा नहीं मानते, जो मेरे को लगता है, उनको लगता है कि जिस दिन थोड़ा सा डोज ज़्यादा होता है तो आपने सुबह से लेकर शाम तक कभी न कभी आप बुलाकर उन लोगों को फिर से चीज़ों को बैलेंस कर देते हैं, तो उनको पता है कि हमारे बॉस का इंटेंशन काफ़ी अच्छा है। हाँ, एटमॉस्फेयर अच्छा होनी चाहिए, डिपार्टमेंट में खुशी का माहौल होना चाहिए। नहीं, वो मैं हमेशा देखता हूँ जब भी मैं मिला हूँ। सर, ये सब तो सारी चीज़ें हो गई, लगभग आपने 3 दशक होने वाले हैं, आपके लगभग हो गए हैं एचआर में, सारा पॉलिसी, कल्चर, सारी एक्टिविटीज़ को करते हुए। कुछ ऐसा एक हिडन टैलेंट जो कि लोग नहीं जानते हैं, हमारे लोगों को अगर आप बताना चाहें। जैसा कि मैंने बताया कि मैं एक्सट्रोवर्ट, मेरी पर्सनालिटी है ESTJ, बेल्बिन एज MBTI में अगर आप मेजर करोगे तो जो एक्सट्रोवर्ट लोग होते हैं उसमें हिडन कुछ नहीं होता है, वो बड़ा ओपन से होते हैं इंडिविजुअल। बट हाँ, अगर मेरी इंटरेस्ट की बात करोगे तो मैं बहुत ही, जब यंग था तो मैंने स्पोर्ट्स में काफ़ी एक्टिव था। बैडमिंटन में बहुत अच्छे लेवल तक खेला, क्रिकेट भी बहुत अच्छे लेवल तक खेला, राइडिंग का मेरे को बहुत शौक है, बाइकिंग और कार मैं ड्राइव करना पसंद करता हूँ, लंबे लंबे टूर्स में करता हूँ, एक साथ में 6-7-8 घंटा ड्राइव कर सकता हूँ, मैं इंजॉय करता हूँ ड्राइविंग। अगर हॉबीज़ की बात करोगे आप, गाना सुनना पसंद है मुझे, मैं किशोर कुमार का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और मैं हमेशा जब भी टाइम मिलता है उनके कुछ। सर, आप गा भी लेते हैं, मैंने सुना है गा भी लेते हैं थोड़ा। नहीं, गाता तो नहीं हूँ मैं, गाने का मेरे को ज़्यादा सुनने का शौक है, ज़्यादा गाता नहीं हूँ मैं। मुझे पसंद है, किशोर कुमार पसंद है। कोई उनका पसंदीदा जो सॉन्ग अगर एक लाइन गुनगुनाना चाहें। चलते चलते मेरे गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना, चलते चलते। थैंक यू सर, टाइम देने के लिए। और काफ़ी समय से मैं फॉलो कर रहा था कि आप थोड़ा सा टाइम निकालें ताकि हम लोग एक प्लेटफॉर्म पर आ पाएँ, और आपके जितने भी आपकी जो नॉलेज है, जो आपने इतनी जर्नी अपने 3 दशकों की पूरा की है, वो बाकी लोगों के पास भी आए और उससे वो लोग कुछ सीखें। सर, आपको सारे प्लेटफॉर्म पर मिलेंगे और आप लोग सर को फॉलो करिए। मैंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ फॉलो किया हुआ है और उससे मैंने सीख कर इनिशियल स्टेज से आज तक मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ और आगे भी इसी तरह से फॉलो करता रहूँगा। तो आप लोग भी सर को फॉलो करें और कुछ ना कुछ आपको ज़रूर सीखने को मिलेगा। थैंक यू। थैंक यू रंजीत, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। Thank थैंक you. यू, इट वॉज अ प्लेजर।
मैं सारे व्यूवर्स को रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए और आप एंजॉय कीजिए। थैंक यू सो मच।